मित्रों, पुनः आपका स्वागत थ्रू लिटरेरी लेंस। नमस्कार राजेश जी। जी। आप आजकल बहुत सारी कहानियां पढ़ रहे हैं हाँ, वही। और इसलिए थ्रू लिटरेरी लेंस के दर्शकों के लिए भी कहानियां ही ले आ रहे हैं और कहानियों पर चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कहानी तो विनोद जी इंसान की नस नस में बसी है। बचपन से कहानी सुनता है, बचपन की कहानियां कुछ और होती हैं और जी। बाद में कुछ और रंग इख्तियार कर लेती बिल्कुल, हैं। और साहित्य की सबसे जो प्रसिद्ध विधा है वह भी कहानी है। कहानी आज है, भी लगभग हर भाषा में कहानियां लिखी जा रही हैं, पढ़ी भी जा रही हैं। और कहानी जो है ना, वो कहनी से कहने वाली बात होती है। कहानी बिल्कुल, सुनाने वाली बात होती है। कहानी साहब जिंदगी की किसी एक पक्ष को, किसी एक पहलू को, किसी एक क्षण को, किसी एक एहसास को, किसी एक ख्याल को बिल्कुल कलात्मक तरह से ढंग से कलात्मक ढंग साहित्यकार से- जब पेश कर लेता है तो वो कहानी बन जाती है। बिल्कुल, वो जो इमेजिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन उसमें लाता है, जी, तो तभी वो कहानी, वही जो हर मन को रिजोनेट करे, हर मन के साथ, तो वही कहानी है। तो आज किस कहानीकार की ओर ले चलते हैं आप? जी विनोद जी, आज की जो कहानीकार हैं प्रतिभा रे, जी। ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाँ, सम्मानित प्रतिभा हैं। रे जी साहब, मुझे याद आ गया एक हिंदी अकादमी दिल्ली के एक सेमिनार में जी। भारतीय कविता बिंब, हाँ। उनका बहुत ही चर्चित वार्षिक महोत्सव होता है। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। अच्छा। और वहीं प्रतिभा रे जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। क्या बात और है, बहुत क्या ही बात बड़ी साहित्यकारा हैं जरूर। और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने उड़िया में। तो उनकी एक हिंदी में अनुवादित कहानी है, कहानी और काफी प्रसिद्ध कहानी वो। है। बहुत लोग इसको पढ़ना सुनना चाहते हैं। वो कहानी है मन का पुरुष। जी, मन का पुरुष। ये शीर्षक से ही कुछ जिज्ञासा सी पैदा होती है कि मन का पुरुष यानी क्या? भाई, कोई भी लड़की शादी करना चाहती है तो अपने मन के पुरुष से ही करना चाहती जी है। बिल्कुल, अपने ख्यालों के राजकुमार से हाँ। शादी करना चाहती है, जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है कि कोई प्रिंस आएगा, चार्मिंग प्रिंस आएगा और उससे वो शादी करेंगी। यानी कोई भी स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो उसके लिए एक भावनात्मक लगाव होना अत्यंत आवश्यक होता है। पुरुषों के साथ भी होता है, मन की स्त्री चाहिए, पर महिलाओं के साथ ये बात थोड़ी बिल्कुल अधिक ज्यादा होती है। अधिक लागू होती है। तो इस कहानी में दो पति पत्नी हैं जो कि 45 वर्ष से विवाहित है और कभी भी किसी ने भी उन्हें में आपसी झगड़ा नहीं देखा। कोई तनाव नहीं देखा, कोई कलह नहीं देखी। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को स्नेह करते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने वर्ष हो गए शादी को, फिर भी इनमें इस प्रकार का प्रेम स्नेह जो कि बिल्कुल अनयूजुअल कभी है। मतभेद भी होता है तो वो बड़े मजाक में होता है। ऐसी बात पर होता है कि पहले कौन मरेगा, पहले मैं चली जाऊंगी या पहले वो कहता है नहीं भाई मैं पहले चला जाऊंगा। तो ऐसी बातों को लेके थोड़ा बिल्कुल एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जी। खुशियों का ख्याल रखते हैं। तो बिल्कुल, और होता यह है कि वो निर्मल और कमला, जी। ये इनके नाम है। हाँ। और होता यूं है कि कमला की तबीयत खराब हो जाती है। और उससे पहले बुढ़ापे में भी विनोद जी पोते पोतियों होती है तब भी साथ सोते हैं। साथ सोते यूं हैं, नहीं कि भाई साथ छोड़ दिया, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। बिल्कुल। यानी उनका प्रेम सिर्फ यानी ये नहीं है कि हर तरीके का प्रेम है और हर जी। हर प्रकार की समीपता जी। उनके संबंधों में देखी जा सकती है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का, जब कोई बीमार हो जाए, खास करके भाई जब पति बीमार हो जाए, जी बिल्कुल। तो पत्नी कमला द्वारा उनका जो ख्याल रखा जाना, हाँ, बिल्कुल है ना। तो ये तो होता है। लेकिन कमला बीमार हो जाती है और निर्मल को लगता है कि अब उनके अंतिम दिन आ गए हैं। दिन आ गए हैं। वो बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, पीड़ा महसूस होती है। लेकिन और नियति कमला को- भी अपने बच्चों को बुला के कहती है कि इनका वैसे ही ख्याल रखना जैसे मैं रखती आई। क्योंकि इन्होंने दुख दर्द तो कभी बोलती है कि नहीं, इन्होंने नहीं। देखा ही नहीं है, जी। परेशानी तो देखी नहीं है, क्योंकि सारी चीजों का मैं ख्याल रखती हूँ। मेरे जाने के बाद भी आप इनका ख्याल रखा करें। और बहुएं बिल्कुल प्रयास करती हैं कमला के तरीके से। निधन के बाद। हाँ, लेकिन निर्मल जो हैं वो हर चीज की कमला से तुलना करते हैं कि कमला जैसी आप रोटी नहीं बना सकती, कमला जैसा ख्याल नहीं रख सकती। तो इस तरह से वो हर बात में कमला का उड़ने जिक्र लगते लेते हैं कमला ही कमला, हर बात का पैमाना कमला बन जाती है। और लोग परेशान हो जाते हैं। कोई पड़ोसी उनसे अगर बात करना है तो किसी भी संदर्भ में निकाल करके वो कमला का जिक्र ले आते हैं। तो इस तरह से जो दिन बीत रहे, सब लोग परेशान हैं 1-2 महीने तक, मृत्यु के 2-3 महीने तक। फिर उनके हाथ लगती है कमला की लिखी हुई डायरी। बिल्कुल, अब डायरी में खो जाते हैं। अब डायरी में खो जाते हैं। कमला ने पूरा जीवन लिखा है, कई ऐसी बातें लिखी हैं जो उन तक पहुंचने ही नहीं दी गई, घर गृहस्थी की बातें खुद कमला ने सुलझा ली। निर्मल के मन में कमला के प्रति एक आदर, एक इज्जत और निर्माण हो जाती है। और निर्माण बढ़ जाती है, उनकी इज्जत की आदर्श पत्नी थी बिल्कुल इस तरह से।
कि वो सारे मामलात को स्वयं सुलझा लेती थी और निर्मल को खबर तक होने नहीं देती थी। इस प्रकार से कितनी ही मानसिक पीड़ा से निर्मल को कमला ने बचा लिया था। तो इस पर और आदर्शवादिता और आदर्श पत्नी की बात बढ़ जाती। अब विनोद जी, जहां तक जब ये कहानी चलती है ना, बिल्कुल। मैं आपको सच बात बताऊं बिल्कुल कि जहां कहानी 2-3 मिनट बाकी बचे थे इस कहानी के, जी, बिल्कुल। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रतिभा राय जी, हम बाद में बिल्कुल। आएंगे उस हाँ, बात पे, बिल्कुल। तो मैं बहुत बोर हो गया इस कहानी से। बिल्कुल है ना? राजेश जी, और मैं आपको बता दूं कि मुझे भी लग रहा था जी। कि इस कहानी में आकर होगा क्या? क्या। ठीक है, इतने इज्जत क्यों करते हैं, लिखी? सम्मान करते हैं, अब तो कमला रही ये भी तो नहीं। क्या आदर्श भारतीय नारी का चित्रण कर रही है, ऐसा लगा मुझे मुझे। कहीं लगा, लेकिन साहब आप भूल गए। लेकिन एक बात हमें उस समय सोचनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल। खुद को कहूंगा, जी। हम मनोवैज्ञानिक हैं, कोई भी मनोवैज्ञानिक, जो पति पत्नी 45 साल तक इस तरह आदर्शवादिता से रहे हों, क्या वास्तव में उनका जीवन निर्द्वंद्व होगा? Because you need to understand the subterranean currents, psychologically subterranean currents, जी। unconscious current, they determine our conscious behavior. तो एक और बात, और राजेश जी हमें ये भी समझना हाँ। चाहिए था कि ये कहानी कोई साधारण सी साधारण कहानीकार नहीं लिख रही कहानी नहीं लिख है। रही प्रतिभा है। रे जैसी एक बहुत ही ऊंचे स्तर की जी। कहानीकारा लिख रही है। जी, इसका जी। मतलब इनके पास कुछ ऐसा कुछ तो ब्रह्मास्त्र है आखिरी हाँ, में, बिल्कुल। जो कहानी को बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाएगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ब्रह्मास्त्र आया आखिरी पन्ने के रूप में, उनकी डायरी के, कमला की डायरी के। जी, क्योंकि अचानक यूं हुआ कि निर्मल का व्यवहार बदल गया। हाँ। उसने जब पूरी की डायरी पढ़ के, तो इनके बेटे बेटियां सोच रहे थे कि अब साहब इनका डायरी को कैसे फाड़ होगा? करके फेंक डायरी दिया, को फाड़ कमला करके की सारी फेंक- चीजें फेंकवा दी और कमला का जिक्र तक सुनना नहीं चाहते। और पूरी तरह से जिंदगी में खो गए, अपने दोस्तों में खो गए, अपने जो शौक आदतें थे जिंदगी में अभी तक जो नहीं कर रहे थे, कमला के होते हुए भी एक आदर्श बने हुए थे, और उसके बाद तो बिल्कुल पुजारी बन गए थे कमला के। तो बहू बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया। कमला की डायरी के आखिरी पृष्ठ पर ऐसा क्या लिखा ऐसा था। लिखा क्या था? तो उन्होंने किसी तरह वो मिलाया, आखिरी फटा हुआ पन्ना भी, और खुद पढ़ा बेटे बहुओं ने। तब उन्हें समझ में आई बात कि आखिर हो क्या रहा है। जी, तो वो यूं था कि आखिरी पृष्ठ पे कमला ने अपने मन की बात लिखी थी। बाकी सारी बातें भी मन की थी, लेकिन एक बात जो कमला ने किसी से नहीं कही जिंदगी भर, और शायद वो डायरी में भी न लिखती पर आखिरी में लिख गई, वो ये थी कि ये सब ठीक है, बहुत अच्छी जिंदगी बीती, पर मुझे अपने मन का पुरुष जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। ये नहीं कि भाई वो जिससे किसी से प्रेम करती थी कमला और उससे शादी नहीं कर पाई, ऐसी बात नहीं थी। वो कहते कि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर के बेटे पैदा बनकर। हों। यानी आपका प्रेम एक बेटे का प्यार था, और मैं जब आपसे प्रेम करती तो एक माँ की तरह आपका ख्याल रखती थी, आपकी सेवा करती थी, आपका बिल्कुल हर तरीके से आपको सुख सुविधा मिले उसका ध्यान रखती थी। किंतु एक स्त्री के मन में एक प्रेम करने वाले पुरुष का जो प्रतिबिंब होता है, शायद उस प्रतिमा पर निर्मल खरे नहीं उतरे। बिल्कुल एज अ पति वो प्रेम नहीं दे पाए कमला को। तो यहाँ राजेश जी एक प्रश्न है जी कि भारतीय संदर्भ में हाँ। और भारतीय लेखिका क्या चाहती है कि उस स्त्री को कौन सा पुरुष चाहिए, कौन से पुरुष की प्रतिमा उसके हृदय में होती है जिसे वो तलाश करती, जिसकी वो तलाश करती रहती है। देखिए विनोद जी, मैं एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते भी ये कहूँगा कि जो पति पत्नी का रिश्ता है वो एक बराबरी का रिश्ता है, एक एडल्ट टू एडल्ट ईगो स्टेट जिसको हम कहें। हाँ यहाँ ये पेरेंट टू चाइल्ड ईगो स्टेट में चला गया रिश्ता। जी। वो चाइल्ड ईगो स्टेट में और कमला पेरेंट ईगो स्टेट में हमेशा बने रहे, या फिर कभी वो अभी भी ये parent ईगो ego स्टेट की state- बात, आप जी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस की थ्योरी को रेफर करिएगा सुनने हाँ, वालों, जी। तो आपको ईगो स्टेट की बात समझ में आ समझ जाएगी। में आ जाएंगे। मतलब साधारण भाषा में यूं कहें तो माँ और बच्चा बने रहे, पति पत्नी नहीं बन पाए, या कभी बाप बेटी भी बने होंगे, उल्टा भी हुआ होगा। जी बिल्कुल। लेकिन पति पत्नी तो वो होते हैं कि किसी बात पे नाराज हो गए एक दूसरे से, किसी कभी बात पे उलाहना दे दें, उलाहना दे दें, कभी प्रेम कर दें, कभी रोमांटिक प्रेम बन कर जाए। दें, कभी कोई और कोई आश्चर्यजनक बात कर दें, कभी तो एक दूसरे के जो स्पॉन्टेनिटी है जिंदगी की, वो शायद कहीं कमला को कभी नहीं मिली, और या तो बेटा मिला कभी या पिता मिला कभी। तो इस तरह से उसके मन का जो पुरुष था, मन का पुरुष मैंने जैसे पहले भी कहा, यूं नहीं था कि किसी और से प्रेम करती थी और विवाह ना हो पाया, ऐसी भी बात नहीं थी। उनके मन में जो पुरुष की प्रतिमा थी, शायद जी। उस पर निर्मल खरे नहीं उतर बेटे पाए। की प्रतिमा पर खरे उतरे, बिल्कुल है ना। तो बेटे तो उनको और भी 2-3 थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन पति जैसा चाहिए था, जो पति में उन्होंने संकल्पना की थी। भाई ये कहानी यहाँ से भी एक बड़ी अच्छी बात है इस कहानी की। जनरली हर 18-20 साल की लड़की सोचती है कि राजकुमार आएगा, घोड़े पे बैठ के मुझे ले जाएगा, वैसी प्रतिमा नहीं थी। जी नहीं, प्रतिमा थी एक पति की, फुल फ्लेज्ड मर्द की जैसा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं, मतलब अब ये तो खैर अपना अपना हिसाब है। कोई कहेगा कि किसी लड़की को ऐसा चाहिए जो उसे कंट्रोल करे, जो उसे पजेस करे,
ऐसा भी कोई कह सकता कोई है चाहे कोई प्रतिभा, किसी को ऐसा लगेगा जो सब में से उसकी बातें सुने। जो उसकी बातें सुने, लेकिन सबमिसिव में तो फिर वो बेटे वाली बात आ ही गई। तो लेकिन किसी लड़की को यूं भी लग सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो लेखिका इशारा करना चाहती है उस बात की तरफ, मन का पुरुष हर स्त्री का एक अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो बेटा तो नहीं हो सकता, बेटे जैसा तो नहीं हो सकता, या पिता जैसा भी हो सकता है पर एकदम पिता नहीं हो सकता, एकदम पिता जैसा नहीं हो सकता। तो यानी कहने का भाव ये है कि जो पति है या प्रेमी है जी, वो पिता, बेटे और भाई से भिन्न भिन्न होना होना चाहिए। चाहिए, ये बिल्कुल। भिन्नता कहीं ना बिल्कुल। कहीं झलकनी चाहिए वो और पतिपन दृष्टिगोचर जिसको होनी कहें, चाहिए। है ना, पतिपन जी बिल्कुल। जिसको कहें। हाँ, तो वो उसमें होना चाहिए। वो एक प्रकार का लगाव, Yes. वो एक प्रकार का रोमांस, वो एक प्रेम, स्नेह और पोजेसिवनेस, जो भी आप कह जी, लीजिए, जी, जो भी जी। ट्रेट्स होते हैं जी, वो आप जी। कह लीजिए, तो वो होने चाहिए। ना कि पिता की तरह सिर्फ सुरक्षा करता रहे, हाँ, ना ही भाई की तरह सिर्फ उड़ाने देता रहे, हाँ। ना ही बेटे की तरह सिर्फ आज्ञा मानता रहे। तो ये कहीं ना कहीं हर स्त्री को इंसाइट की जरूरत है कि उसके मन का पति या प्रेमी आखिर क्या कौन है? कौन है, कैसा होना चाहिए। ये संकल्प कई बार क्लियर ही नहीं होती। कई बार लड़कियां जो है असंतुष्ट रह जाती हैं जीवन में, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि वो असंतुष्ट आखिर क्यों है। और किस प्रकार का व्यक्ति वो चाहती हैं। बिल्कुल जब तक आपके मन में उस आपके काल्पनिक प्रतिमा स्पष्ट नहीं होगी, नहीं होगी। तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो व्यक्ति आपके लायक है या नहीं है। और भाई ये भी है कि इंसान अपनी माँ को ढूंढता है पत्नी में, पति में पिता को ढूंढती है लड़की। ये सब ये फ्रॉइड का बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पर। है। तो ये फ्रॉइडियन साइकोलॉजी कहती है कि प्रत्येक लड़का जो है अपनी पत्नी या प्रेमिका में माँ की तस्वीर देखता जावेद है। अख्तर ने भी एक शेर में ये बात कही है ना। जी, लेकिन ये वो पूर्ण सत्य नहीं है, ये आधे सत्य है। सफिशिएंटली सिमिलर येट सफिशिएंटली डिफरेंट, यस, ये जो होना चाहिए। बिल्कुल सिमिलरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि एकदम अलग व्यक्ति से भी इंसान का निभाव नहीं होगा, नहीं, लेकिन सफिशिएंटली डिफरेंट भी होना चाहिए बिल्कुल। उससे। तो ये प्रतिभा रे की कहानी इस दृष्टि से बहुत कुछ सोचने पर हमें मजबूर करती है, बाध्य करती है। तो किस प्रकार से एक स्त्री की मनोवैज्ञानिक संवेदना को कहानी की चेतना बना करके हमारे सम्मुख रखती हैं, यही एक महान साहित्यकार का लक्षण हो सकता है। और निर्मल के व्यवहार के विषय में आप क्या कहेंगे विनोद जी? आखिरी पन्ना पढ़ने के बाद जिस तरह से उसका भ्रम टूटता है कि मैं एक आदर्श पति था, ये भ्रम था उसके मन में, वो अचानक टूट गया। मुझे लगता है वो भ्रम क्यों टूटना चाहिए? यदि वो बेटे की तरह व्यवहार करता रहा है पूरी जिंदगी भर, जी। तो उसको स्वीकार कर लेना था कि जी हाँ बिल्कुल मेरा व्यवहार तो बेटे की तरह था। लेकिन अचानक उसका पुरुषत्व क्यों जागता है? कभी इंसाइट नहीं था कि मेरा व्यवहार बेटे की तरह है। उनको ये लगता था कि हम एक आदर्श एक पति हूं मैं, जबकि कमला कहीं ना कहीं ये सोचती होगी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाई होगी, तभी उसने डायरी में लिखी ये बात। बिल्कुल। तो लेकिन निर्मल को ये इंसाइट पहले कभी आई ही नहीं जब तक उसने आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पुरुष के पास एक अहम है, और जब उसके पुरुषत्व को नकारा जाता है, वो चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो, तो वो आहत होता है। और आहत होने के बाद वो हिंसक हो सकता है या उच्छृंखल हो सकता है या उदासीन हो सकता उदासीन हो है। सकता अब यहाँ हिंसक होने का तो कोई स्कोप ही नहीं रहा, तो इसलिए उदासीन हो गया उसके अपनी पत्नी के स्मृति के प्रति। तो ये भी देखिए कि किस प्रकार से इंसान के पूरे जिंदगी जिस प्रकार से उसने अपने पत्नी को चाहा और अपने मन में संजो के रखा, एक डायरी का पृष्ठ पढ़ने के बाद सारी उसकी प्रतिमा की जो इमारत थी वो इस प्रकार से ढह जाए। वो फ्रेमिंग ही बदल गई, जिसको हम बैकवर्ड कॉजेशन कहें, साइकोलॉजिकल बैकवर्ड कॉजेशन, जी, उस तरह की चीज हो गई अचानक से। बिल्कुल। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक सच है। हमें तो बेहतर ये होता कि कमला कभी कह देती। तो ऐसा क्या हुआ कि कमला का जो फिक्शन था उसका, जी, वो फिक्शन इज सडनली फ्रेगमेंटेड। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की कहानियां हमें उत्तेजित करती हैं कि हम इंसानी मन में गहरे झांकें और मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक जो कोनों से हम उस रचना की पड़ताल करें। और कई बार विनोद जी, लेकिन वैवाहिक संबंध जो है ना, इन चीजों में बंध जाता है, कोई एक पैटर्न बन जाता है, चाहे वो माँ बेटे का हो, भाई बहन जैसा रिश्ता हो या दोस्तों जैसा, पति पत्नी वाला रिश्ता कई बार मैंने देखा है कई सारे जोड़ों में वो नहीं होता है। क्योंकि साहब मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैरिज इज अ पैकेज। जी, उस पैकेज में आपने बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, कुछ ठीक है, कुछ बहुत अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ परेशान करने वाली है, कुछ खुशी देने वाली है, बट इट हैज़ टू बी अ पैकेज। तो उस पैकेज की वजह से आप उसको एकदम सेग्रीगेट करके जो चीज़ आपको पसंद है, जो रिश्ता पसंद है, उस प्रकार से चल नहीं पाते। और कहीं ना कहीं ये उम्र जब बढ़ती है, शुरू में तो 2-4 साल जरूर रोमांटिसिज्म भी होता है, पति पत्नी वाली बात भी होती है, लेकिन जैसे जैसे मिडिल एज आती है विनोद जी, तो शायद जैसे यहाँ हुआ, इस जोड़े के साथ हुआ, वो
चाहे साथ सोते तो जरूर थे, लेकिन कोई उनमें न शारीरिक संबंध की ओर इशारा भी नहीं किया गया है इस कहानी में। नहीं, बिल्कुल वो बोलती है कि फिर भी एक एक हड्डियों को एक हाँ। ये होता है कि क्या स्पर्श का एहसास होता है, जी। ऐसा कुछ तो भी कहती हैं वो। हाँ, हाँ, कि भाई रात बड़े को तुम कलात्मक ढंग से कहती हैं। कलात्मक ढंग से, और रात में तुम जागोगे तो कौन सेवा टहल करेगा, बिल्कुल। कोई पानी कौन पिलाएगा। तो ये वही बात है, माँ बेटे वाली बात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना, लेकिन एक नई दृष्टि की कहानी है, नई दृष्टि की कहानी बिल्कुल, है। इतना तो निश्चित है। जी। तो दोस्तों, आप प्रतिभा रे जी का और भी साहित्य बढ़िया। पढ़ें, कहानियां पढ़ें, उपन्यास पढ़ें उनको, क्योंकि महान साहित्यकारों को, बड़े साहित्यकारों को पढ़ने का लाभ ही कुछ और है राजेश जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। थ्रू लिटरेरी लेंस का भी मकसद यही है कि बहुत सारे जो साहित्यकार हैं जिनको हम नहीं पढ़ पाते, कम से कम उनकी कुछ चुनिंदा रचनाओं पर चर्चा आप सुने, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके, बिल्कुल। खुशहाल हो सके, संतोषमय हो सके, सुखी हो सके, और थोड़ी सी रंगीन भी हो सके। रंगीन भी हो सके। हाँ, बिल्कुल। और जिंदगी में थोड़ा सा दीवानापन भी आना हाँ, चाहिए बिल्कुल, साहब। बिल्कुल। तो कभी गजल, कभी कविता की चर्चा करेंगे, दीवानों की बात करेंगे, और ये थ्रू लिटरेरी लेंस ही दीवानों के लिए है। बिल्कुल। नमस्कार, ख्याल नमस्कार। रखें और अपने विचारों से हमें अवगत भी अवगत कराएं। कराएं।